Hello दोस्तों, in this particular session we'll be talking about a regulation of gene expression. More importantly we'll be discussing यार लैक ओपेरॉन क्या होता है. I know कि यार लैक ओपेरॉन को लेके बड़े ही कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को ये टॉपिक बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, बट आई प्रॉमिस, आई अश्योर यू, गारंटी इसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग होगा. बहुत ही अच्छे वीडियोस यार आपके लिए डिजाइन किए हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. एंड यस, हम इस टॉपिक के एंड में एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बचा भी तो वो भी क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स. द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. देखो यार, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे लैक ओपेरॉन समझना है तो मुझे पहले जीन एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा. व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन मतलब कि जीन को एक्सप्रेस करना. जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? व्हाट इज जीन? जीन की तो हमने एक स्पेशल टॉपिक ही हमने लिया था कि यार एग्जैक्टली जीन कैसे कहते हैं. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जीन मतलब अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए का अ पर्टिकुलर सेगमेंट, जिसको फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, बाद में ट्रांसलेट होके बाद में प्रोटीन बनता है. सो बेसिकली व्हाट इज जीन? जीन एक ऐसा सेगमेंट है जो कि प्रोटीन बना रहा है. जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब प्रोटीन बना रहा है. सिंपल लैंग्वेज. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अगर जीन खुद एक प्रोटीन बना रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन, तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. यस, ट्रांसलेशन इज ऑल्सो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो भाई साहब, मुझे प्रोटीन तभी बनाने पड़ेंगे जब मुझे उसकी जरूरत हो. बेकार में प्रोटीन मैं क्यों बनाऊं? सही बात है, अगर मैं बेकार में प्रोटीन बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं मेरे एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं. दैट्स व्हाई दिस जीन एक्सप्रेशन नीड्स टू बी रेगुलेटेड. एंड अब ये जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है, उसके कहां पे कौन से लेवल पे इसको रेगुलेट किया जाता है, वो देखेंगे हम. एंड देन विल बी कमिंग बैक टू द लैक ओपेरॉन. अगर आप डायरेक्टली लैक ओपेरॉन के ऊपर जंप करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, आप डायरेक्टली भी जंप कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस यू कि आप फ्लो में चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो बेसिकली हाउ जीन एक्सप्रेस, हाउ जीन इज एक्सप्रेस. तो ये है अपना डीएनए. डीएनए से बनता है आरएनए, but this is not the mature RNA. This is called as a heterogeneous mRNA. ओके, मतलब इसमें भाई इंट्रॉन भी है, एक्सॉन्स भी है. इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है. यस, और उसके बाद ये जो यहाँ पे आरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, इन सभी को बाहर भेजा जाता है और फिर राइबोसोम एमआरएनए को रीड करता है और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रोटीन बनता है. मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले ये जो जीन एक्सप्रेस हुआ, ये जो प्रोटीन बना, ये इसको मुझे अगर मैं ब्रेक लगाना चाहूँ तो मैं कहाँ पे ब्रेक लगा सकता हूँ? मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दूंगा. ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो मैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होने दूंगा. ये हुआ तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि भाई ये यहाँ से यहाँ जाए ही ना. ओके, या तो फिर मैं यहाँ पे इसका रीडिंग करने से इसको रोक लूंगा. तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स, जिन स्टेप्स के थ्रू मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, दैट इज प्रोटीन फॉर्म होने को बचा सकता हूँ. जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप बताई गई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो ये जो राइबोसोम है थ्रू द लार्जर सब यूनिट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ओके, बट बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर मुझे बनने से रोकना है तो मेरे पास 4 टाइप के स्टेप्स है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ जीन को एक्सप्रेस करने पे. वहाँ पे आते हैं. उसके पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दोस कंडीशन, ऐसे कौन से कंडीशन है जहाँ पे मुझे जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करने की ज़रूरत है. जैसे कि मेटाबॉलिक नीड है, मैंने ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया तो ग्लूकोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की अब मुझे ज़रूरत है. उस केस में मैं ग्लूकोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बनाऊंगा. यार एंजाइम क्या है? प्रोटीन है. उस केस में जीन ने खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए और ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए. ग्लूकोज नहीं है तो कम एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब मुझे रेगुलेट करना पड़ेगा. उसको किस तरीके से करना है वो भी हम देखेंगे. पहले क्यों करना पड़ता है वो देख रहे हैं. जैसे फिजियोलॉजिकल नीड होगी, जैसे प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाती है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, विच इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. तो ऐसे हार्मोन मुझे बनाने हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, उनका एक्सप्रेशन बढ़ा दूंगा. मान लो प्रेगनेंसी नहीं है तो इन्हीं हार्मोन्स की लेवल में कम रखूंगा. सो दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड. एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर हाई अल्टीट्यूड पे आप चले गए, राइट, ऑक्सीजन की कमी है तो आप चाहते हो कि जितना भी ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है उसको आप पकड़ लो, तो आप आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हो, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन आप बढ़ा देते हो. उस केस में
कि भाई उस पर्टिकुलर हार्मोन का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है, उसमें भी हमें जीन को रेगुलेट करना पड़ेगा। सो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात देख करूँ तो जीन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आप उसका ट्रांसक्रिप्शन रोक दोगे अगर ज़रूरत नहीं है तो। आपने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया तो आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, आप यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नॉट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आप रोक सकते हो और उसके थ्रू भी आप यहाँ पे जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दोगे। मान लो ये भी हो गया तो आप ये जो mRNA बाहर जा रहा था न्यूक्लियस के बाहर उसको रोक लो यार, तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। ये बाहर चला गया तो ट्रांसलेशनल लेवल पे भी आप कुछ ऐसे प्रोटीन लगा दोगे कि राइबोसोम इसको रीड ही नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल 4 मैकेनिज्म है कि जहां पे मैं जीन को खुद को एक्सप्रेस करने से रोक सकता हूं। सही बात है, अगर मैं नहीं रोकूंगा मतलब मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूं। तो बेसिकली ये जो 4 स्टेप है, ये मेरे 4 टाइप के बटन है मेरे पास। तो 4 टाइप के मैं बटन, कोई भी एक बटन दबा दूंगा तो भाई प्रोटीन नहीं बनेगा। मान लो मैंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मैंने रोक दिया तो भाई प्रोटीन नहीं बनेगा, मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होने ही दे गए हैं mRNA का, या mRNA खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो यहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन को ये जो बैक्टीरिया है खुद को रोक सकता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में? नहीं होता है। तो भाई ये इस पर्टिकुलर स्टेप का कैसे यूज करेगा? जीन को एक्सप्रेस करने से रोकने के लिए नहीं कर सकता। यस, ट्रांसलेशन, क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है mRNA होगा प्रोकैरियोट्स का? प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस नहीं है ना, साइटोप्लाज्म में सब कुछ चीजें हो रही है। तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। सो बेसिकली इन प्रोकैरियोट्स जीन को रेगुलेट करने के लिए 2 स्टेप्स आती है। 1 कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ये जो बैक्टीरिया है खुद का जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकता है, नहीं तो भाई ट्रांसलेशनल लेवल पे ये खुद के जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकता है। क्लियर है? सो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा खासा एमसीक्यू बन जाता है एनसीईआरटी की अगर हम बात करें। कौन सी एमसीक्यू? कि भाई वो दिया रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स में इनमें से कौन से स्टेप्स यूज नहीं होंगे जीन को एक्सप्रेस करने से रोकने के लिए। ऐसे कौन से स्टेप्स है भाई? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, आपको पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। कहां से ट्रांसफर करोगे? न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, इसको बैक्टीरिया इसके साथ इंटरफियर नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज हो ही नहीं रही है उसमें। तो बेसिकली दीज आर द ओनली 2 स्टेप्स द प्रोकैरियोट और द बैक्टीरिया इज हैविंग टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। अगर उसको नहीं लगता है, नहीं बनाना चाहता है, तो वो इस स्टेप्स पे जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकता है। यहां पे एक चीज हम एक और नोट कर लेंगे जो कि कई बार आपको एमसीक्यू दिख जाएगा, अच्छा एमसीक्यू है कि भाई जीन को अगर मुझे एक्सप्रेस करने से रोकना है तो क्या मैं डीएनए के रिप्लिकेशन रोक के उस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकता हूं? आप रोक सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को बॉडी यूज नहीं करती है। बॉडी यूज करती है 4 ही स्टेप्स को। बिल्कुल सही बात। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रोटीन नहीं बनाना है इसलिए मैं डीएनए ही नहीं बना रहा हूं। इस टाइप का कोई फैसला, इस टाइप का कोई डिसीजन आपकी बॉडी नहीं लेती है। वो तो यार बेकार का डिसीजन हो जाता है। मान लो मुझे हेक्सोकाइनेज नहीं बनाना है इसलिए मैं कंप्लीट डीएनए ही नहीं बनाता हूं, मतलब आपके बॉडी में बाकी भी एंजाइम नहीं बनेंगे फिर एक एंजाइम को बनने से रोकने के लिए। तो ऐसा नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए रिप्लिकेशन है। डीएनए रिप्लिकेशन के साथ इंटरफियर करके जीन को एक्सप्रेस करने से रोकना, ऐसा कोई मैकेनिज्म बॉडी एडॉप्ट नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चल अब देखते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। देखो बड़ा ही सिंपल सा है। देखो ये है ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको चाहिए भाई ग्लूकोज। क्यों चाहिए भाई? ग्लूकोज से एनर्जी बनाना चाहते हैं। कौन सा पाथवे? आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हो रहा है, हम में हो रहा है, सब में हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जब इस बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिलता है, बेसिकली बैक्टीरिया आपके बॉडी में अटैक क्यों करते हैं? बेसिकली उनको एनर्जी चाहिए यार, उनको कॉलोनी बनानी है, अपनी प्रोडक्शन अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये रहा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज देखा तो ये बैक्टीरिया उसको इस तरीके से खाने लगता है और बेचारा अच्छे खासे जिंदगी बिता सकता है। ओके, ग्लूकोज इज द प्रीफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ई कोलाई। बिल्कुल सही बात है। इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई यूज ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बड़ा ही एडजस्टेबल है। एक अगर इसके मीडियम में ध्यान से सुनना, अगर इसके मीडियम में अगर ग्लूकोज अवेलेबल है ही नहीं तो ये क्या करेगा?
क्या मर जाएगा? नहीं भाई, ये कहता है कि ग्लूकोज नहीं तो फिर मैं लैक्टोज अगर होगा तो मैं लैक्टोज का भी यूज कर सकता हूँ। तो ये अब लैक्टोज का यूज करना चाहता है। ये देखो लैक्टोज का यूज कर रहा है जब ग्लूकोज नहीं। तो माइंड माय वर्ड्स, मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर इसके पास ग्लूकोज नहीं है तो ये लैक्टोज का यूज करता है, या तो फिर ग्लूकोज से अगर लैक्टोज ज्यादा है तो ये लैक्टोज का एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है। लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम और प्रोटीन्स मस्ट बी सिंथेसाइज्ड ओनली व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। सही बात है। जब ग्लूकोज नहीं है, ये यूज करना चाहता है लैक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स, तो इसको अब कुछ एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे जो कि हेल्प करेंगे लैक्टोज को अंदर लेके आने में। सबसे पहले तो लैक्टोज अंदर आएगा, अंदर आने के बाद उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो 2-3 टाइप के एंजाइम लगेंगे यहाँ पे। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया तभी बनाएगा जब उसके पास लैक्टोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो कुछ एंजाइम्स के लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को बनने से मुझे रोकना पड़ेगा अगर मैं लैक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं करना चाहता हूं तो। सही बात है ना। मान लो मुझे लैक्टोज नहीं खाना, मान लो बफे चल रहा है ना, बुफे में मुझे लैक्टोज नहीं खाना, तो मैं लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम क्यों बनाऊं जब मुझे उसको खाना ही नहीं है? तो अगर मैं बना रहा हूं तो मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं मेरी। सही बात है ना, बेकार में एनर्जी को मैं वेस्ट कर रहा हूं। तो ये बैक्टीरिया भी वही सोचता है कि हाँ यार मुझे बुफे में लैक्टोज लेना है, यस आगे वाले लैक्टोज डालेगा, तो भाई ये उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम बनाएगा। राइट, कंडीशन रेगुलेट कर रहा है, अपना एंजाइम कब बनाना है रेगुलेट कर रहा है। इसी को, ये जो मैकेनिज्म है ना, इसी के ऊपर हमारा लैक ओपेरम बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो लैक्टोज मेटाबोलाइज एंजाइम मस्ट बी सिंथेसाइज्ड ओनली व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात। नाउ अब देखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, व्हेन द लैक्टोज इज अवेलेबल इन द मीडियम। मान लो एक बैक्टीरिया है, उसके आजू बाजू में सिर्फ लैक्टोज है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना चाहता है, तो देखो होता क्या है। ओके, नाउ दिस इज अ डीएनए। डीएनए के पास एक प्रोमोटर रीजन है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है जब हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की थी। एक प्रोमोटर है, एक टर्मिनेटर है, दोनों के बीच में कुछ जीन्स है जिनको हमने नाम दिया है लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन, इस टाइप के जीन। अब ये जो जीन्स है, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये प्रोटीन को बनाते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। प्रोमोटर वो रीजन होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर ज्वाइन होता है। सही बात है। ओके, सो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बेटा ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है जब हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है और टर्मिनेटर आता है। सही बात है। ये आ गया आरएनए पॉलीमरेज। सही बात है। ओके, नाउ ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आया, देखो ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड होके फिर यहां पे रीड करना शुरू कर देता है, और यहां से फिर उसने विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बना दिया। एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, बाद में 3 टाइप के यहां पे एंजाइम बन गए। सही बात। एक एंजाइम जो ना लैक जेड जीन को रीड करके जो एंजाइम बना, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लैक्टोज को ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स द लैक्टोज टू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बिल्कुल सही बात है। ओके, सही बात है। दूसरा एंजाइम बना जो कि वाई को रीड करने के बाद बना, लैक वाई जीन को, उस एंजाइम का नाम है परमिएज। ये क्या करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर लेता है, बाद में यहां पे गैलेक्टोसाइडेज आएगा। देन द थर्ड वन इज द ट्रांस एसिटिलेज। ये एसिटिलेशन करता है, वन ऑफ द स्टेज है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। सो बेसिकली मैंने यहां पे ये कहा कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने यहां पे रीड किया स्ट्रक्चर जीन को, लैक जेड को रीड किया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया। जीपीटी इसका ट्रिक है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो सिंपली जीपीटी याद रखो। दैट इज लैक जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज एंड लैक ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटिलेज। जीपीटी, जीपीएस जैसा जीपीटी। गुड। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको। ये जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, विच टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इट इज? इज इट आरएनए पॉलीमरेज 1? इज इट आरएनए पॉलीमरेज 2? इज इट आरएनए पॉलीमरेज 3? क्वेश्चन ट्रिकी है, दैट इज योर हिंट। ओके, कमेंट में जरूर बताएगा कि कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है ना? ओके फाइन। सो ये रहा
यहां पे इस तरीके से 3 एंजाइम बन गए। ओके राइट, अब क्या करेंगे, ये एंजाइम यार लैक्टोज को मेटाबॉलाइज कर देंगे, बैक्टीरिया को उसकी एनर्जी मिल जाएगी। ये जो कंडीशन मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, एक प्रोमोटर 3 स्ट्रक्चर जीन को कंट्रोल कर रहा है, इस टाइप के कंडीशन को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा है। P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन। ओके राइट, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं, लैक्टोज जो है ये मीडियम में नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों एंजाइम को मुझे बनने से रोकना पड़ेगा। सही बात है ना, ये जो तीनों एंजाइम मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों एंजाइम को मुझे बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एंजाइम बनाता हूं दैट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब अगर मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया इन तीनों को बनने से रोक लेता है। प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। ओके, अगर इन तीनों को बनने से मुझे रोकना है, मतलब मुझे आरएनए पॉलीमर्स को यहीं पे रोकना पड़ेगा। जैसे आरएनए पॉलीमर इसको रीड करता है तो ये बनता है, ये बन गया तो ट्रांसलेशन होके ये बन जाता है। तो यहां पे मुझे, जब मैं बात करता हूं कि मुझे यहां पे इसको ये बनने से रोकना है, तीनों एंजाइम मुझे बनने से रोकना है, तो मुझे आरएनए पॉलीमर्स को यहीं पे रोकना पड़ेगा। गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो यहां पे मुझे रोकने के लिए अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं मतलब बैक्टीरिया क्या करता है देखो। ओके, सो यहां पे एक रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेस करना मतलब किसी को रोक देना, किसी के ऊपर दबाव डाल देना, रिप्रेस कर देना। यहां पे एक रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन आता है ये प्रोमोटर के पास, बाजू में यहां पे एक ऑपरेटर जीन है, वहां पे जाके बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो भाई एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो फिर बाद में ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन की, अब ये प्रोटीन को तो हमने नाम दे रहे हैं रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन को किसने बनाया आपको पता है? प्रोटीन कौन बनाता है यार? प्रोटीन डीएनए बनाता है, मतलब डीएनए का कोई सेगमेंट ही होगा जिसने इस प्रोटीन को बनाया। उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। सही बात है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए। रेगुलेटरी जीन, या तो फिर इसे हम इनहिबिटर जीन कहते हैं, या तो फिर आई जीन कहते हैं। ओके, ये आई जीन से यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और यहां पे बन जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। सो रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे किसने बनाया? ये बनाया रेगुलेटरी जीन, इनहिबिटर जीन, या तो फिर आई जीन, सभी एक ही नाम है। ये बनाया रिप्रेसर प्रोटीन इन्होंने। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ऑपरेटर जीन को बाइंड कर देता है। सही बात है, ऑपरेटर जीन को बाइंड कर दिया इसने, तो आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड नहीं कर पा रहा है। रीड नहीं कर पा रहा है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये कुछ भी नहीं बनेगा। सही बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट इज रिप्रेसर प्रोटीन? वेयर इट एग्जैक्टली एक्ट्स? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन and it inhibits the binding of RNA polymerase to the promoter। ये बाइंड ही नहीं होने दे रहा है, प्रोमोटर से इसको बाइंड ही नहीं होने दे रहा है। अगर ये बाइंड ही नहीं होगा तो फिर आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेगा, फिर एंजाइम कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। और बैक्टीरिया चाहता है कि नहीं बने, क्योंकि लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल इन द मीडियम नाउ। सही बात है। ओके, नाउ सो यहां पे अब देखो क्या कहते हैं, दिस रेगुलेशन ऑफ अ लैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर, इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। यहां पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये रेगुलेट कर रहा है कि भाई लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो भाई आरएनए पॉलीमरेज रुक जा, तो इसको रीड नहीं करेगा, मतलब रोक लिया। इसको कहते हैं निगेटिव रेगुलेशन। किसी चीज को रोकना मतलब निगेटिव रेगुलेशन। सो रेगुलेशन ऑफ अ रैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ निगेटिव रेगुलेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई एंजाइम नहीं है इसलिए। सही बात है। अब यहां पे कुछ एनसीईआरटी की लाइन है, the repressor of a operon is synthesized all the time constitutively from the I gene। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, एनसीईआरटी ने ये कहा है कि नॉर्मली ई कोलाई जो है ये तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है तो बैक्टीरिया को इन किसी भी एंजाइम की जरूरत नॉर्मली नहीं है। इसलिए नॉर्मली ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये हमेशा 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 ऑल द टाइम ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और यहां पे जाके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कोई भी नहीं बनेगा। सो देखो इसी को क्या कहा है एनसीईआरटी ने, द रिप्रेसर प्रोटीन
the repressor of the operon is synthesized all the time constitutively। ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन आपको यहां पे बाइंड हुआ है ऐसे दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिवली, ओके, ऑल द टाइम, हमेशा ये ऐसे ही रिप्रेसर आपको दिखेगा कि भाई ये यहां पे बाइंड हो चुका है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड होने से रोक रहा है। ओके, सही बात है। फॉर्म द आइजीन, रिप्रेसर प्रोटीन को किसने बनाया? आइजीन ने बनाया। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन। ओके, व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन मतलब क्या? ये जो जीन्स है ना, स्ट्रक्चरल जीन, इन तीनों के ग्रुप को हम ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन मतलब क्या? जो ऑपरेट करते हैं लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, तो इनको हमने नाम दिया ओपेरॉन। एक तो मैं ओपेरॉन बोलूं, नहीं तो फिर ग्रुप ऑफ दिस 3 एंजाइम, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए ऐसे बोल दूं। सही बात है। तो देखो यहां पे एनसीईआरटी ने क्या कहा? द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन रोक रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल की शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था कि प्रोकैरियोट्स ये पर्टिकुलर अपने जीन को रेगुलेट करने के लिए इसके पास 2 मैकेनिज्म है। एक तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक ले, या तो भी ट्रांसलेशनल लेवल पे रोक ले। उसमें से लैक ओपेरॉन जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन को एक्सप्रेस होने से रोक देता है, लैक ओपेरॉन मॉडल जो है, या लैक ओपेरॉन जो मैकेनिज्म है। सही बात है। ओके, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो आपको दिख रहा है, ये तो आपको यहां पे दिख रहा है कि भाई ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे बाइंड है। अब जब लैक्टोज अगर मीडियम में आ गया, मान लो ग्लूकोज है नहीं अब बैक्टीरिया के आजू बाजू में, तो अब मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा ताकि ये सब लोग बने लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए। देखो यहां पे देखो, व्हेन द लैक्टोज इज अवेलेबल इन द मीडियम, ये रहा लैक्टोज, इट इज अवेलेबल इन द मीडियम। नाउ अब यहां पे लैक्टोज क्या करता है पता है? ये खुद ही इसको डीएक्टिवेट कर देता है। देखो, जब लैक्टोज अगर मीडियम में आ जाता है, व्हेन द लैक्टोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मीडियम, या व्हेन द लैक्टोज इज मोर देन द ग्लूकोज, लैक्टोज इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर प्रोटीन, और इसको इनएक्टिवेट कर दिया तो भाई ये तो आगे चला जाएगा, है ना। तो देखो जैसे ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पे बाइंड है, लेकिन दिखाया है यहां पे समझने के लिए, ये रहा रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड है। देखो ये जैसे इनएक्टिवेट हो गया, आरएनए पॉलीमरेज ने इन सबको जिंदा कर दिया, ये सब लोग बन गए। सही बात है। मतलब नॉर्मली रिप्रेसर प्रोटीन ने इनको बनने से रोका था, जब लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज ने रिप्रेसर प्रोटीन को ही हटा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लैक्टोज या तो फिर एलोलैक्टोज टू बी प्रिसाइज, टू बी परफेक्ट, interacts with the repressor and inactivates it। yes, so लैक्टोज किसके साथ इंटरैक्ट करता है? रिप्रेसर के साथ, और उसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसलिए लैक्टोज को हम इंड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो इंड्यूस करता है, इस पर्टिकुलर चीज को बना देता है। सो लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर विच इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। सही बात है। यस, तो ये कब तक रहेगा? ये कब तक रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट रखेगा लैक्टोज? जब तक लैक्टोज मीडियम में है तब तक, राइट। जैसे लैक्टोज मीडियम से खत्म हो गया तो भाई ये फिर से जिंदा हो जाएगा, ये जिंदा हो गया तो ये फिर से इनएक्टिवेट हो जाएंगे जब लैक्टोज खत्म हो गया। तो क्लियर है क्या? एक बार मैं फिर से बता दूं यार आपको, एक बार फिर से बता दूं ताकि हम आगे बढ़े और एंड कर सके। एक में पहले 4-5 सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखो, लैक ओपेरॉन इज एन ओपेरॉन, इसको हमने क्या किया? लैक्टोज के मेटाबोलाइजिंग, यार लैक्टोज के मेटाबॉलिक पाथवे में जो जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको ये रेगुलेट कर रहा है। सो लैक मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब क्या? व्हाट इज ओपेरॉन? इट इज अ ग्रुप ऑफ अ जीन, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, विथ अ सिंगल प्रोमोटर। सही बात है, एक ही प्रोमोटर है जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन को यहां पे रेगुलेट कर रहा है। सही बात है। सो ये जो ओपेरॉन मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ अ जीन, इसको हम ओपेरॉन कहते हैं। ओके, और इसको हमने लैक ओपेरॉन कहा क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ जीन है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए नाम दिया हमने लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ व्हाट इट इज मेड ऑफ? लैक ओपेरॉन इज मेड ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन? यहां पे जीन तो प्रोमोटर भी है, जीन तो टर्मिनेटर भी है, जीन तो तीनों है, लेकिन इन तीनों को ही हमने स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि इनसे स्ट्रक्चर बनता है। देखो ये एक स्ट्रक्चर बना,
ये एक स्ट्रक्चर बना, ये भी एक स्ट्रक्चर बना। सो एंजाइम को स्ट्रक्चर बनाने वाले को हम कहते हैं स्ट्रक्चरर जीन। प्रोमोटर कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोमोटर सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आरएनए पॉलीमरेज वहां पे आए और इसका ट्रांसक्रिप्शन करे। बेटा ट्रांसक्रिप्शन में ये सब चीजें डिटेल में देखिए बहुत ज्यादा, अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर देखो, एक एक हर एक सेंटेंस इंसर्ट हर एक वर्ड डिफाइन किया है। ओके राइट। सो लैक ओपेरॉन इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली। ये प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म है लैक ओपेरॉन, यूकैरियोट्स में ये वाला मैकेनिज्म नहीं है, यूकैरियोट्स से अलग है। राइट, जैकब एंड मोनोड ने ये चीज हमको बताई है। इन ओपेरा सिंगल रेगुलेटर जीन controls more than one structure gene. Single regulator gene controls more than one structure gene. Regulation of a lac operon by the repressor is referred to as negative regulation. Regulation of a lac operon by repressor. Repressor आता है और इसको बनने से रोक लेता है, मतलब इनहिबिट कर रहा है। इस टाइप के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कह रहे हैं। अगर वो आने के बाद अगर इसी चीज को बढ़ाता, अगर ये एंजाइम को बनने से मतलब और ज्यादा बना देता, वो मान लो 10 यूनिट्स बन रहे हैं एंजाइम के, मान लो 100 पे लेके जाता है एंजाइम्स को, तो हम उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन एंजाइम को बनने से रोकता है, इस टाइप के रेगुलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। सही बात है। रेगुलेशन बाय लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। लैक्टोज इंड्यूसेस ओपेरॉन। लैक्टोज क्या करता है, ओपेरॉन को इंड्यूस करता है, मतलब ओपेरॉन को भाई एंजाइम बनाने के लिए उसको इंड्यूस कर देता है कि जाओ एंजाइम बनाओ। सो लैक्टोज को हम इंड्यूसर कहते हैं और हम कहते हैं कि लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल। सही बात है। ओके, अब एक बार पढ़ ले कि डायरेक्ट देख ले, एक बार देख ही लेते। देखो यार कंफ्यूजन नहीं चाहिए यार, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा और फिर मैं डायरेक्टली एमसीक्यू के ऊपर आ जाऊंगा। ओके सही बात है। यहां पे एक बार हम फिर से आ जाते हैं। ओके, यहां से हम कहां पे थे, 1 मिनट है ना, यहां पे। ओके, सो यहां पे देखो प्रोकैरियोट्स के पास दो स्टेप्स हैं। अगर वो चाहता है कि जीन को एक्सप्रेस करने से रोकना है तो वो एक तो ट्रांसक्रिप्शन रोक ले, या तो फिर वो चाहे तो भाई ट्रांसलेशन लेवल पे प्रोटीन बनने से रोक ले। जो लैक ओपेरॉन है ये यहाँ पे काम करता है। शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था कि भाई दोनों में से कौन से लेवल पे लैक ओपेरॉन काम करता है, ट्रांसलेशन लेवल पे नहीं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही रोक देता है जीन को एक्सप्रेस होने से। सही बात है। अब देखिए आगे। सो ये रहा ई कोलाई, नॉर्मली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। जब ग्लूकोज अगर यहाँ पे नहीं रहा तो वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है। वो चाहता है कि लैक्टोज मेटाबोलाइज एंजाइम तभी बने जब लैक्टोज अवेलेबल है। बेकार में बना के क्या करेगा, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंजाइम की। तो यही चीज़ों किस तरीके से करता है ये अब हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये रहा डीएनए। डीएनए के ऊपर जो है जीन्स रहते हैं, राइट। एक रहा प्रोमोटर, एक रहा टर्मिनेटर। दोनों के बीच में रहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का नाम है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इन तीनों को अगर मैंने ग्रुप बना दिया तो इसको मैं ओपेरॉन कहता हूँ। सही बात है। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जब लैक्टोज अगर मीडियम में अवेलेबल है तो आरएनए पॉलीमरेज आता है और ये प्रोमोटर को बाइंड करता है। इन तीनों को रीड करके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, बाद में ट्रांसलेशन होके जीपीटी बन जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटिलेज। सही बात है। ये तो तब है जब लैक्टोज अगर मीडियम में है तो। व्हेन लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल इन मीडियम, इन दैट केस मुझे आरएनए पॉलीमरेज को यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों ना बने। सही बात है। ओके, तो यही चीज करने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन आता है जो कि यहाँ पे ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो जाता है और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको प्रोमोटर के साथ बाइंड होने से रोक लेता है, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि कोई भी एंजाइम ना बने। अब ये जो प्रोटीन आया रिप्रेसर प्रोटीन, इसको किसने बनाया, इसको बनाया रेगुलेटरी जीन ने, जिसको हमने इनहिबिटर जीन कहा, जिसको आई जीन कहा। सही बात है। यहाँ पे आई जीन के पास भी प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, बीच में इनहिबिटर जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है जो कि प्रोटीन बना रहा। सो यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आया और आरएनए पॉलीमरेज को बनने से रोक दिया। सही बात है। ये देखो। ओके, फिर हमने देखा कि वेन अब अगर ग्लूकोज अगर मीडियम, अगर लैक्टोज अगर मीडियम में अवेलेबल है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, वेन लैक्टोज इज अवेलेबल इन द मीडियम, हमने कहा कि जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं रहता तो ये रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली इसको रीड करने से रोक लेता है। इसको हमने नेगेटिव रेगुलेशन कहा। जब लैक्टोज मीडियम में आ गया, संभव मान लो महीने में 1-2 बार लैक्टोज उसको मिल गया, तब लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज आता है इसको इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज ने रीड कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, एंजाइम बन गए। इस तरीके से
ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे लैक ओपेरॉन ऑपरेट करता है। अब एनसीईआरटी की अब हम रीडिंग करते हैं ताकि हमें सब चीजें समझ में आ जाए। देखो, द इल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिसिस्ट जैकब एंड मोनोड। जैकब और मोनोड ने, भाई साहब ने ये चीज हमको बताई कि इस तरीके से जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जाता है। दे वर द फर्स्ट टू टेल अस कि भाई ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम किस तरीके से काम करती है, रेगुलेशन किस तरीके से होता है। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है जहां पे एक प्रोमोटर 3 स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। सही बात है, ओके, बिल्कुल सही बात। अब यहां पे बाकी के ओपेरॉन को आप मत करना, अपना टाइम मत वहां पे आप वेस्ट मत करना। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन। लैक ओपेरॉन में कौन कौन आता है? एक रेगुलेटरी जीन आ गया जिसको हमने आई जीन कहा, या तो फिर हमने क्या कहा, इनहिबिटर जीन भी उसको कहा। सही बात है। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आई जीन डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब है इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी ने दिया है तो ये एमसीक्यू बनता है दोस्तों, राइट। रेगुलेटरी जीन दैट इज इनहिबिटर जीन, इसको हमने आई जीन कहा जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है जो कि रिप्रेसर को इनहिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है और ओपेरॉन को इंड्यूस कर देता है। इंड्यूस कर देता है मतलब ओपेरॉन को एक्टिवेट कर देता है, एंजाइम बना देता है ओपेरॉन। सही बात है। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको बताइए। आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, सही बात है। ओके, नाउ यहां पे अब हम देखते हैं द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जीपीटी, ये सब चीजें बनती है। वाई जीन कोड्स फॉर, बिल्कुल सही बात है, वाई जीन किसके लिए बनाता है? ये सब चीजें जेड वाई ए जीपीटी, ट्रांस एसिटिलेज, सही बात है। ओके, ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट्स इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म लैक्टोज, सही बात है, बिल्कुल सही बात। परमिएज लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर लेके आता है, ट्रांस एसिटिलेज उसका ट्रांस असाइटिलेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको मेटाबोलाइज करता है। तीनों एंजाइम की जरूरत है। इन मोस्ट अदर ऑपेरॉन्स एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑपेरॉन नीडेड टुगेदर टू फंक्शन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, सही बात है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इट इज टर्म एज इंड्यूसर। लैक्टोज एज ए इंड्यूसर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज, जो अभी हमने बात की, परमिएज लैक्टोज को अंदर लेके आता है बैक्टीरिया में, बिल्कुल सही बात है। द लैक्टोज इज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। लैक्टोज क्या करता है? द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, ये चीज अभी हमने देखी। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनेगा, लैक्टोज जब आता है रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट कर देता है, ऑपेरॉन इंड्यूस हो जाता है, सही बात, ये चीज हमने देखी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, ये हमने पैराग्राफ ऑलरेडी कवर किया है, यहाँ पे आप देखो द रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर सिस्टम एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये जो रेगुलेशन है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है? उसको रिप्रेसर प्रोटीन उसको इनहिबिट कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज अ नेगेटिव रेगुलेशन, लेकिन the lac operon is under control of positive regulation as well, right? ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ निगेटिवली ही लैक ओपेरॉन को रेगुलेट किया जाता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी है लैक ओपेरॉन को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। ये एनसीईआरटी ने क्लियरली कहा है, वो आपके सिलेबस में भाई पॉजिटिव रेगुलेशन किस तरीके से होगा लैक ओपेरॉन का, वो हम आपको नहीं बताएंगे। निगेटिव रेगुलेशन किस तरीके से होता है? रिप्रेसर प्रोटीन की हेल्प से। तो निगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, दोनों रेगुलेशन मैकेनिज्म है किसी भी मतलब लैक ओपेरॉन को एक्सप्रेस करने से रोकने के लिए, उसको मतलब एनेबल करने के लिए, सही बात है, बिल्कुल सही बात, क्लियर है। नेगेटिव रेगुलेशन, रिप्रेसर प्रोटीन, पॉजिटिव रेगुलेशन, एनसीईआरटी कहा हम आपको नहीं बताएंगे। चल, सो ये चीज सही हो गई। सो प्रोमोटर हो गया, बिल्कुल सही बात, इनहिबिटर हो गया, ओके, राइट। और यहाँ पे एक चाहिए था टर्मिनेटर, जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ये रहा प्रोमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, इनहिबिटर मतलब टर्मिनेटर, यहाँ पे टी जीन होना चाहिए था, टर्मिनेटर जीन, सही बात है। ये रिप्रेसर हमारे ने बना, रिप्रेसर बना, और बाद में किस तरीके से बनता है, ये सब चीजें अमेजिंग विजुअल के साथ अभी हमने देखी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू। लैक ओपेरॉन इनहिबिशन बाय द रिप्रेसर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लैक ओपेरॉन इनहिबिशन बाय द रिप्रेसर, बात हो रही है रिप्रेसर की, तो रिप्रेसर दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन, सही बात है। अगर मैं यहां से रिप्रेसर अगर निकाल देता हूं तो इसका जवाब आएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन को बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली रेगुलेट किया जाता है, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि रिप्रेसर किस तरीके से ओपेरॉन को रेगुलेट करता है, तो बाय नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन विल बी स्विच ऑन व्हेन, लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑन होगा? व्हेन द लैक्टोज
जब लैक्टोज ज्यादा है ग्लूकोज से, या तो व्हेन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज द लैक्टोज। यहां पे ऑप्शन आ रहा है फोर्थ, दैट इज लैक्टोज इज मोर देन द ग्लूकोज। सही बात है। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इन विच देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द LAC-Y जीन। अभी नीट 2030 में एमसीक्यू पूछा गया था, इस टाइप के एमसीक्यू कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना बचे। देखो सो अभी हमने देखा ये रहा डीएनए, यहां पे LAC-Z, LAC-Y और LAC-A जीन। सही बात है। यहां पे बात हो रही है कि भाई यहां पे नॉनसेंस म्यूटेशन यहां पे बताया गया है, बोला गया है कि नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, राइट। कहां पे? LAC-Y जीन में। LAC-Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब क्या? यहां पे इस तरीके से म्यूटेशन होना कि यहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाना। ओके सो अगर यहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो LAC-Y जीन का यहां पे आगे चल के यहां से एंजाइम नहीं बनेगा, और यहां पे स्टॉप कोडॉन आ गया मतलब इसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके आगे जो भी जीन्स है वो कोई भी जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ये होता है जब नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इतना याद रखना, नॉनसेंस म्यूटेशन होना मतलब स्टॉप कोडॉन को इंट्रोड्यूस कर देना। सो ऐसे केस में सिर्फ यहाँ पे LAC-Z जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब LAC-Z मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही यहाँ पे बनेगा, राइट। हो सके तो इसको याद रखना, नहीं तो इतना डिफिकल्ट लेवल आपके इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन नीट 2030 में पूछा था इसलिए आपके लिए सवाल लिया गया। इन द लैक ऑपरेंट मॉडल लैक्टोज मॉलिक्यूल फंक्शन एज, लैक्टोज फंक्शन एज ए इंड्यूसर जो कि रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है ना। ओके बिल्कुल सही बात है। इट फंक्शन एज ए इंड्यूसर व्हिच बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो बच्चा, आपने पॉज करते हुए आगे बढ़ना है ना। ओके सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ले रहा हूँ सवाल, लेकिन आप पॉज करके खुद कोशिश करो आंसर देने की। लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। बिल्कुल सही बात। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू। सो पॉज करना चाहिए आपने, आगे बता रहा हूं आपको। द रिप्रेसर ऑफ अ लैक ओपेरॉन इज, लैक ओपेरॉन का रिप्रेसर कौन है भाई? अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इट इज सिंथेसाइज कॉन्स्टिट्यूटिवली। यस अभी हमने देखा था कि रिप्रेसर इज सिंथेसाइज कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑल द टाइम, हमेशा बनता रहेगा। सही बात है, ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी से दिखाई थी। द लैक ओपेरॉन इज रिगार्डेड एज व्हाट? लैक ओपेरॉन इज रिगार्डेड एज, यस इट इज अ नेगेटिव एंड इट इज इंड्यूसिबल, राइट। इट इज नेगेटिवली रेगुलेट होता है, इट इज इंड्यूसिबल। ओके सो इस तरीके से हमने बड़े ही ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट किया है। यस अगर आपको विजुअल्स अच्छे लगे हो, अगर आपको लैक ओपेरॉन अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। ओके कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे यार। लव यू यार, टेक केयर, बाय बाय।